कि आपको अगर कमीशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा या आईओसी को कैलकुलेट करना होगा या आईओडी को कैलकुलेट करना होगा तो ये कैसे कैसे किया जाता है, क्योंकि इन तीनों को ही कैलकुलेट करना या कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये सीखना जरूरी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से रिलेवेंट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उन सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को एक बार रिकॉल कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा और उन सभी बातों को भी समझाऊंगा। उन सभी पॉइंट्स को भी इस वीडियो में हम समझेंगे जिन पॉइंट्स पे आके बच्चे ज्यादातर अटक जाते हैं। राइट, आपके सामने पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। आप जानते हो कि यार गारंटी के तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अजीब सी लाइन आ जाती है, अरे यार ये तो भूल गया। तो ये जो भूलने वाली जो सी बीमारी है, इस बीमारी को आज की वीडियो में दूर करेंगे, जिस वीडियो के थ्रू आप समझोगे कि कहां कहां किन किन मेन पॉइंट्स को आपको ब्रेन के अंदर बिठाते हुए चलना है। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ध्यान से मेरी बातें सुनना। पहले तो एक काम करते हैं, पार्टनरशिप का थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा के देन उसके बाद में जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो सब समझा देता हूं। यह काम करता है, चलो यार शुरू से मेन पॉइंट समझो। देखो, मेरे कहने का मतलब आपसे क्या है। पहला चैप्टर आपके एग्जाम्स में लास्ट मैक्स टू मैक्स 6 मार्क्स में आता है। एक 4 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है, वो चाहे पास्ट एडजस्टमेंट से आए या गारंटी से आए या फिर फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है जहां P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। लेकिन जहां P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने वाली बात आएगी तो ये वो 4 मार्क्स में नहीं देते। P&L एप्रोप्रिएशन के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अगर बनाने को आएगा तो जहां तक है 6 मार्क्स में आ जाएगा। राइट, तो देखो सीधी सी बात है, तैयारी तो खैर पूरी की पूरी करके जानी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ज्यादातर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम यही देखते हुए चलते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट तो भाई आएगा ही आएगा, गारंटी ऑफ पार्टनर तो आएगा ही आएगा, तो इन दोनों के दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से ब्रेन में सेव कर लेते हैं। राइट, अब आप खुद सोचो, चाहे टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट का हो या गारंटी का हो, इन दोनों टॉपिक्स को करने के लिए आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर की ब्रीफली नॉलेज का होना बहुत जरूरी है कि आईओसी कैसे निकलता है। सैलरीज को तो कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है, मंथली होती है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वार्टरली होती है तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, और हाफ ईयरली होगी तो उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। राइट, मुद्दे की बात यह आती है कि आपको अगर कमीशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा या आईओसी को कैलकुलेट करना होगा या आईओडी को कैलकुलेट करना होगा तो ये कैसे कैसे किया जाता है, क्योंकि इन तीनों को ही कैलकुलेट करना या कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये सीखना जरूरी है, क्योंकि इन तीनों का ही रोल पास्ट एडजस्टमेंट में भी होगा और गारंटी में भी होगा। तो बच्चों के सामने अटकलें कहां पे आती हैं कि जहां बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं तो आईओसी को कैलकुलेट करने का सीधा सा फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। राइट, अब ओपनिंग कैपिटल का भी मतलब क्या होता है कि बिजनेस की शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल से, या फिर आपके सामने 1 अप्रैल की कैपिटल गिवन होगी तो वो 1 अप्रैल की कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होती है। तो उस कैपिटल के ऊपर आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना रेट ऑफ इंटरेस्ट से। और इतना याद रखना, आईओसी को कैलकुलेट ही तभी करते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ही नहीं होगा तो आईओसी कहां से आ जाएगी भाई। ठीक, फिर आपके सामने ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कोई एक पार्टनर है एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है या एक पार्टनर है कैपिटल विड्रॉ कर रहा है। तो जो पार्टनर एडिशनल कैपिटल डाल रहा है तो उसकी एडिशनल कैपिटल के ऊपर भी आईओसी को कैलकुलेट कर लेना। राइट, जैसे एक्स और वाई दोनों ने 5-5 लाख रुपए बिजनेस की स्टार्टिंग में डाले, लेकिन 1 अक्टूबर के आते आते 1 अक्टूबर को एक्स ने 1 लाख और डाल दिए और वाई ने 1 लाख निकाल लिए। तो एक्स का पूरे के पूरे साल भर 5 लाख तो यूज हुआ ही हुआ, प्लस 1 लाख एडिशनली 1 अक्टूबर को यूज हो गया। राइट, तो इसके 2 तरीके होते हैं। इस केसेस में आईओसी को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। या तो 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो स्टार्टिंग के 6 मंथ के लिए, अप्रैल से लेके सितंबर एंड, प्लस 6 लाख के ऊपर आईओसी कैलकुलेट कर दो अगेन 6 मंथ के लिए 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, और इन दोनों के आईओसी को जोड़ देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। वाई अगर 1 अक्टूबर को पैसा निकालता है तो वाई ने 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो वाई के 5 लाख रुपए स्टार्टिंग के 6 मंथ ही यूज हुए, तो 5 लाख का कि मल्टीप्लाई करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनटू टाइम पीरियड, आईओसी 6 मंथ के लिए आ जाएगा। प्लस अब वाई के बिजनेस में 4 लाख रुपए रह गए, तो 4 लाख का जो भी रेट ऑफ परसेंट होगा क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उससे मल्टीप्लाई करके इनटू 6/12। राइट, ये तरीका है। या
एक और तरीका होता है कि जो x के 5 लाख पूरे के पूरे साल भर यूज हुए हैं, तो 5 लाख का जो भी मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 5 लाख का 10% पूरे साल भर के लिए कैलकुलेट करो, 50,000 आ गया। फिर 1 लाख का 10% 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करो, जो आया दोनों को जोड़ देना। ठीक, वाई ने भी 5 लाख रुपए, वाई ने पूरे के पूरे साल भर 5 लाख रुपए यूज नहीं करे, तो अगर आपको ऐसे ही करना है तो वाई तो पैसा निकाल रहा है, तो इस बार इसके आईओसी को माइनस कर देना। 5 लाख का अगेन वही 50,000 आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई का, तो दोनों का ही पूरे के पूरे साल भर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। देन उसके बाद में वाई ने जो 1 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं, उस 1 लाख का जो भी इंटरेस्ट आएगा उसे 50,000 वाले इंटरेस्ट से माइनस कर देना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सब बातें तुम्हारे ब्रेन में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि यार एक्स और वाई तो स्टार्टिंग में तो इतना इतना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई दोनों की ही कैपिटल 1 जनवरी से इतनी होगी। एक्स और वाई ने स्टार्टिंग में 5-5 लाख रुपए डाले और दोनों ही चाह रहे हैं कि 1 जनवरी से पैसा 10 लाख रुपए होना चाहिए, तो यानी कि दोनों के ही 1 जनवरी से पैसे 10 लाख रुपए हो गए। तो लॉजिकली बात है, दोनों के ही पैसे 5 लाख रुपए स्टार्टिंग के 9 मंथ्स के लिए यूज हुए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम तो 1 जनवरी से हमारी कैपिटल 10 लाख होनी चाहिए। तो यहां पे भी बात एक ही है कि पहले 5 लाख का 10% 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर देना, फिर 10 लाख का जो भी रेट ऑफ परसेंट क्वेश्चन में होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देना इंटू 3/12। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ऐसी भी चीजें आ जाएंगी, मैं आपसे कहूं कि आपके सामने यही आ जाएगा कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया है 1 जुलाई से। मेरी बात समझ रहे हो? बिजनेस को स्टार्ट किया गया 1 जुलाई से, तो अप्रैल मई जून का कोई भी फड्डा ही नहीं आता। अब जब बिजनेस को 1 जुलाई से स्टार्ट किया है, तो आईओसी भी 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक। इन सब बातों को याद रखना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का तरीका यही होता है, मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। जो भी मैं आपके सामने बातें बोल रहा हूँ, ये मेरे पूरे के पूरे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में ही है, ये मैं आपको अभी कभी डिक्टेट कर दूंगा। चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज P&L एप्रोप्रिएशन की इस चैप्टर की सारे के सारे पार्ट वाइज मेरे चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उन सभी वीडियोस को देख लेना। टॉपिक वाइज मैंने डाली हुई है, सारे के सारे टॉपिक यूं क्लियर होंगे, राइट। सैलरी के बारे में मैं आपको समझा ही चुका हूं। कमीशन की वैल्यू को भी कैलकुलेट करने का सीधा सीधा तरीका होता है। कमीशन कैलकुलेट किया जाता है हमेशा प्रॉफिट पे ही। अगर क्वेश्चन में लॉस होगा तो पार्टनरशिप फर्म अपने किसी पार्टनर को भी कमीशन देगी? नहीं देगी, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट होगा तो ही उसे पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा। तो प्रॉफिट, तो कमीशन को भी कैलकुलेट करने का सीधा तरीका होता है कि भाई समथिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट कौन सा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर प्रॉफिट है इस कमीशन को चार्ज करने से पहले का। तो जब प्रॉफिट कमीशन को चार्ज करने के बाद का होता है, तो आप जानते हो, आप ये चीज 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। मान लो रेट ऑफ परसेंट 5% है, तो 5/105 कर देते हैं इनटू प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, राइट। तो यानी कि क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होगा आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, कि भाई अगर लॉजिकली बात है कमीशन के बाद का है, तो यार आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस तो आप माइनस ही करोगे, ठीक। तो आईओसी को माइनस कर देना, सैलरीज को माइनस कर देना, प्रॉफिट में से जो वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई इंटू 5/105 कर देना। बिफोर वाले केस में तो वही करते हैं, जो अपने प्रॉफिट में से आईओसी सैलरीज को माइनस कर दिया, जो आंसर आया इंटू 5/100, ठीक। कभी कभी कमीशन के केस में आपसे ये बोल दिया जाएगा कि आपको सिंपल सा प्रॉफिट के ऊपर ही कमीशन को कैलकुलेट करना है, और वो कमीशन उस प्रॉफिट का 5% है। आपसे ये बात नहीं कही जाएगी कि आपको उस प्रॉफिट पे कमीशन कैलकुलेट करना है जो प्रॉफिट सारे के सारे खर्चों को पे करने के बाद का होगा। तो उस केस में जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हो, उस प्रॉफिट का समथिंग परसेंट कैलकुलेट कर देना। मान लो 5% है, तो उसी प्रॉफिट का 5% निकाल के किसी भी एक पार्टनर का कमीशन आ जाएगा, राइट। आईओटी को भी कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आईओटी के केस में बोला जाता है कि जब डेट ऑफ विड्रॉल गिवन ना हो, तो हमेशा से 6 मंथ के लिए करते हैं, जायज बात है। लेकिन उस केस में इन सब बातों को भी जरूर याद कर लेना कि 6 मंथ का मतलब होता है वो एवरेज डेट कहलाती है, कि अगर बिजनेस की स्टार्टिंग 1 अप्रैल से ही हो रही है तो ही 6 मंथ करते हैं। अगर यहां बिजनेस की स्टार्टिंग 1 जुलाई से हो रही है, तो उस केस में 6 मंथ मत कर देना। क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है, लेकिन बिजनेस की स्टार्टिंग 1 जुलाई से हो रही है, तो वहां अगर आपको आईओटी निकालना होगा, तो अब आपके पास टाइम बचा कितना? 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च, 9 मंथ्स। तो 9/2 करोगे, तो वहां 6/12 ना आते हुए 4.5/12 करेंगे भाई। इतनी सब बातों को याद रखना, राइट।
तो पहले चैप्टर में आपके सामने ज्यादातर ये जो मैंने आपसे अभी बातें बोली हैं, आईओसी, सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सभी और भी बातें बोलूंगा आईओटी के बारे में, डोंट वरी, तुझसे कहीं ना जाना, तुझसे कहीं ना जाना बच्चा। इन सब बातों से रिलेवेंट तो छोटे छोटे से एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक, इंटरेस्ट ऑन लोन की भी कैलकुलेशन कैसे होती है उसके बारे में भी आपके सामने एमसीक्यूज आ जाएंगे। मुद्दा तो आएगा पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी या फिर फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, और क्या पता क्वेश्चन वो वाला आ जाए कि अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन। आपके पास में जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है वो अवेलेबल प्रॉफिट कम है अप्रोप्रिएशन के अमाउंट से, तो उस केस में अब बताओ कैसे कैसे बांटोगे प्रॉफिट को। तो ये सारी की सारी बातें आपको ब्रेन में हमेशा बिठा के रखनी है। मैं आपको स्टार्टिंग से ही एक बार इसकी बेसिक थ्योरी समझाता हूँ। बेसिक थ्योरी तो खैर क्या, जो मेन इसकी बातें हैं। पार्टनरशिप के बारे में आप लोग जानते ही हो, पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं आप जानते ही हो। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो पार्टनर अनसाउंड माइंड ना हो, डिस्क्वालिफाइड पर्सन ना हो किसी भी कानून के द्वारा, या फिर माइनर ना हो। अनसाउंड माइंड पर्सन का मतलब होता है जो पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए केपेबल नहीं होता, किसी कॉन्ट्रैक्ट को मेजर करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए केपेबल नहीं होता। जिसे आप अनसाउंड माइंड का मतलब क्या, तो बावला, जो पर्सन बावला है। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, जो पर्सन किसी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड हो जाता है वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। छोटा बच्चा यानी कि माइनर भी पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ प्रॉफिट में ही अपना हिस्सा दिखा सकता है। माइनर फर्म में पार्टनर हो सकता है लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए, किसी भी लॉसेस के लिए नहीं होता। और माइनर मेजॉरिटी की एज पे पहुंचने के बाद विदिन 6 मंथ डिसीजन लेगा कि अब उसे पार्टनरशिप फर्म में को कंटिन्यू करना है या नहीं, वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनेगा या नहीं, याद रखना। ठीक, तो साफ साफ लिखा हुआ है माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म। माइनर एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं हो सकता। पार्टनरशिप फर्म के बारे में कुछ और बातें हैं, ये सब बातें ना देखो एमसीक्यूज में इन सब बातों से ही रिलेवेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। पहली बात तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रेस्क्राइब नहीं करता कि पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर होने चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। लेकिन कंपनीज रूल 2014 के रूल 10 के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म होंगे 50, राइट। सो पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है, आप जानते हो। प्रॉफिट और लॉस को उनके एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के थ्रू डिसाइड किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, प्रिंसिपल्स भी होते हैं। तो सीधी सी बात है किसी भी एक पार्टनर के एब्सेंस में दूसरा पार्टनर उसका काम कर सकता है। ठीक, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, राइट। पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती अपने मेंबर से। इट मींस दैट ऑल एग्रीमेंट एंटर्ड विद द फर्म विल बी एनफोर्सेबल, यानी कि पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुए हैं वो सारे के साथ वो एग्रीमेंट सभी के सभी पार्टनर्स के लिए एनफोर्सेबल हैं, लागू होते हैं अगेंस्ट ईच पार्टनर सेपरेटली एंड जॉइंटली। यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के बेसिस पे सारे के वो एग्रीमेंट सभी के सभी पार्टनर्स को क्या लागू करना होता है, सेपरेटली या फिर जॉइंटली। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कंपनी के लिए बोला जाता है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं बोला जाता कि पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बात को जरूर याद रखना। पार्टनरशिप डीड क्या होती है आप लोग ऑलरेडी जानते हो। अब अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड ना हो तो इन सब बातों को जरूर ब्रेन में बिठा के चलना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलाउ नहीं किया जाता, सैलरी अलाउ नहीं की जाती। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटा जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के रेट से कैलकुलेट किया जाता है। और अगर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। बिना ओल्ड पार्टनर्स की सहमति के कोई भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं हो सकता। कब? जब पार्टनरशिप डीड ना हो।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है आप जानते हो कि जब हम पी एंड एल अकाउंट को एक्सटेंड कर देते हैं तो वो एक्सटेंड करने के बाद जो अकाउंट बनता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। इसलिए साफ साफ बोला गया है कि ये एक्सटेंशन अकाउंट है और इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है, याद रखना। इसमें भी एक्सपेंसेस और इनकम्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ये उसका फॉर्मेट है, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट सभी बच्चों के ब्रेन में होता ही होता है। फिर मैंने कुछ बातें लिखी है, नोट इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट पेड या रेंट रिसीव या कोई ऐसा आइटम जो आइटम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता ही नहीं है, पी एंड एल अकाउंट में आता है, तो हमेशा से याद रखना कि जो भी कोई ऐसा अमाउंट है या ऐसा आइटम है जो पी एंड एल ऐप में नहीं आता, पी एंड एल अकाउंट के अंदर आता है, तो जो आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा उस केस में जो प्रॉफिट गिवन होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा, नेट प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस केस में ग्रॉस प्रॉफिट में से उन खर्चों को माइनस कर देना, कोई इनकम है तो उसे ऐड कर देना, तब जाके जो प्रॉफिट निकलेगा वो नेट प्रॉफिट आएगा और उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। इस वीडियो के थ्रू सारा का सारा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? तो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, सो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्टली वी विल प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट, राइट। इन वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में आप ये सब तामझाम करोगे। ये कुछ मैंने और बातें लिखी हुई हैं। इफ अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, बहुत धाकड़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके सामने क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट की वैल्यू कम है एप्रोप्रिएशन के अमाउंट से, एप्रोप्रिएशन के अमाउंट होता है आईओसी, सैलरी, कमीशन, अगर इन तीनों अमाउंट से, इन खर्चों से जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो कम है, तो उस केस में उस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा जाएगा, उन्हीं के एप्रोप्रिएटेड रेशियोज को हम कैलकुलेट कर देते हैं। कैसे कैसे करेंगे अभी समझाऊंगा, तो उसी टेंशन ना लेना। पहले इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में ज्ञान दे दूं। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो भी लोन का अमाउंट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड, हमेशा से याद रखना। अगर पार्टनरशिप फर्म, मेरी बातों को बड़ी समझदारी के साथ सुनना इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, अगर पार्टनरशिप फर्म के द्वारा कोई भी लोन लिया गया है अपने पार्टनर से, तो उस केस में क्वेश्चन के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो हमेशा 6% के लिए कैलकुलेट करोगे। तो अमाउंट का लोन इंटू 6% इंटू टाइम पीरियड, पार्टनरशिप फर्म ने कब लोन दिया और कब लोन चुकाया। अगर पार्टनरशिप फर्म ने लोन नहीं चुकाया और पार्टनरशिप फर्म ने मान लो 1 अक्टूबर को लोन लिया हुआ है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि पार्टनरशिप फर्म ने 1 मई को लोन लिया गया है, 1 मई को लोन लेने के बाद 1 नवंबर को चुका भी दिया, राइट, तो उस केस में उतने टाइम पीरियड के लिए लोन इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे जितने टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट को, सॉरी, लोन को यूज किया है, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस ये 6 मंथ बैठते हैं। क्योंकि मैंने डेट बोली है 1 नवंबर, तो मई को लोन लिया, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, राइट। नवंबर नहीं लेंगे क्योंकि नवंबर की तो फर्स्ट डेट है, तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर देना। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को लोन दे रही है, अगर पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को लोन दे रही है, तो उस केस में 6% मत कर देना। जो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करना। और अगर मैं कह रहा हूं यार क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ही नहीं, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, याद रखना। क्योंकि भाई जब डीड में मेंशन ही नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब डीड में मेंशन नहीं है, तो हम किस के बेसिस पे, किस रेट के बेसिस पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट कर दें, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट मत कर लेना। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब मैंने दोबारा बोला कि यहीं पे बात आती है कि अगर क्वेश्चन में कोई से भी खर्चा दे रखा होगा तो पहले प्रॉफिट में से खर्चों को डिडक्ट कर देना, जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देना, राइट। इसके बारे में भी बताता है, अभी बताता, थोड़ी देर में बताता है। फिर क्या कह रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के 2 तरीके होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इस बात को याद रखना। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद रखना। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या कहता है कि ये मेथड ये कह रहा है कि यार करंट ईयर में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन ट्रांजैक्शंस को किसी सेपरेट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करो, अपने कैपिटल को फिक्स रहने दो ना। बिजनेस की स्टार्टिंग में जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है उसे उतनी ही रहने दो, उसमें कोई भी चेंज ना लेके आओ। करंट ईयर में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आईओसी, सैलरी, कमीशंस, या कोई भी आपके पास प्रॉफिट है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, या आपने कोई पैसा विड्रॉ किया है अपने पर्सनल पर्पस के लिए आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उन ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा,
पार्टनर्स करंट अकाउंट में, राइट। तो इसका फॉर्मेट क्या है, ध्यान से देखना, ये फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। यहां आपके सामने क्या क्या आ गया, बाय बैलेंस बीडी, ये आपके सामने क्या आ गया, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट, टू कैश या बैंक अकाउंट कैपिटल विड्रॉल। उसके बाद आपने आंसर कैलकुलेट कर दिया टू बैलेंस सीडी, और यहीं पे ही समझा रहा हूं, ये ओपनिंग कैपिटल है, ये वाली क्लोजिंग कैपिटल है। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल विड्रॉल को प्लस कर देना, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देना, ये आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, और इस ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, राइट। कैपिटल विड्रॉल अलग होता है, ड्राइंग्स अलग होती है। कैपिटल विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि बिजनेस ने पैसा विड्रॉ किया है, बिजनेस के जो ये पार्टनर्स हैं इन्होंने पैसा विड्रॉ किया है अपनी कैपिटल में से। स्टार्टिंग में मान लो 4 रुपए हैं और ईयर के दौरान 6 रुपए और लगा दिए, तो आज एक्स के पास 10 रुपए हैं, और एक्स अगर कोई पैसा विड्रॉ करता है तो वो अपनी कैपिटल में से निकाल रहा है, तो कैपिटल विड्रॉल 2 रुपए है। एक्स के पास जो टोटल कैपिटल 10 रुपए की थी, 10 में से एक्स ने 2 रुपए निकाल लिए, तो तब जाके कैपिटल 8 रुपए की ही तो बची। इतना याद रखना, इतना याद रखना। और जो ड्राइंग्स होती है वो ड्राइंग्स प्रॉफिट के अगेंस्ट में होती है, यानी कि जिस अमाउंट को कंपनी प्रॉफिट से एडजस्ट करती है, इसलिए ड्राइंग्स को कैपिटल विड्रॉल का नाम नहीं दिया जाता। पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाओ। पार्टनर्स करंट अकाउंट का ये फॉर्मेट है, आप जानती हो, अगेन बाय बैलेंस बीडी, करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस हो तो यहां डाल देना, वही ओपनिंग बैलेंस अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखें तो वो डेबिट बैलेंस कहलाते हैं, यहां डाल देना। बैलेंस शीट अगर तुम्हारे सामने गिवन नहीं है तो सीधी सी बात है, अगर जिस अमाउंट के आगे डी डेबिट लिखा हुआ है तो वो यहां डाल देना, जिस अमाउंट के सामने क्रेडिट लिखा हुआ है तो वो यहां डाल देना। by interest on capital, by partner's salary, by partner's commission, to drawings, to interest on drawings, to profit and loss का loss, right? यानी कि जो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, अगर उसका आंसर लॉस आ जाएगा तो लॉस को डेबिट कर देना, P&L ऐप का आंसर अगर प्रॉफिट आ जाएगा तो प्रॉफिट को क्रेडिट कर देना है। ये फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, सॉरी करंट अकाउंट का। अब चलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या है, इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर दो, क्रेडिट साइड में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, प्लस ये भी आ रहे हैं, तो इन दोनों अकाउंट की क्रेडिट साइड को मर्ज कर दो, डेबिट साइड को मर्ज कर दो, एक अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। अगेन वही, बाय बैलेंस बीडी, बाय एडिशनल कैपिटल, बाय आईओसी, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर कमीशन, बाय P&L ऐप का प्रॉफिट, टू कैश अकाउंट कैपिटल विड्रॉल, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू P&L अकाउंट का लॉस, राइट। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनता है, याद रखना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में अगर आपके सामने ये ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो ये कैसे आती है, क्लोजिंग कैपिटल में ये है क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैपिटल में ये ऐड कर देना, ये ऐड कर देना, ये ऐड कर देना, राइट, ये ऐड कर देना, माइनस कर देना, इसे 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 इसे, आंसर आ जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर मैं आपसे कहूं भी तो ये आप जो आईयूसी माइनस करोगे वो एडिशनल कैपिटल की माइनस करना, वाह, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो गिवन ही नहीं है यार, वो तो निकालनी है यार, समझे नहीं समझे यार। ये आपके सामने जर्नल एंट्रीज आती हैं, अभी समझाऊंगा किस बारे में, वही एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट के बारे में, कि इफ अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, सो सच अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एप्रोप्रिएटेड रेशियो, राइट। एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, दिमाग में आ गई। हमेशा क्वेश्चन में याद रखना कि जो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट लिखा जाता है, उस प्रॉफिट की वैल्यू, वो प्रॉफिट की वैल्यू हमेशा ज्यादा होनी चाहिए डेबिट आइटम्स, डेबिट साइड में जितने भी आइटम्स होते हैं आईओसी, सैलरी, कमीशन से, अगर उस प्रॉफिट की वैल्यू उन आइटम से कम है, डेबिट साइड वाले आइटम से अवेलेबल प्रॉफिट की वैल्यू कम है, जिसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय P&L नेट प्रॉफिट के नाम से लिखते हो, वो प्रॉफिट कम है डेबिट आइटम से, तो उस केस में उस प्रॉफिट को तो उन डेबिट आइटम के रेशियोज में ही बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं अभी समझाऊंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में चार्ज वर्ड आ गया या लिखा हुआ है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आईओसी और सैलरी तो देने ही देने हैं, उस केस में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आंसर लॉस में आता है। मैं तुमसे क्या चीज कहना चाह रहा हूं, आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो बाय P&L नेट प्रॉफिट 1000 रुपए है,
बाय आईओडी एक्स और वाई, 100 और 60, 160 है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। आपके सामने यहां क्या दे दिया गया, टू आईओसी टू सैलरी। एक्स का आईओसी है 800, वाई का है 600, 1400। सैलरी सिर्फ वाई को ही दे रहे हैं, कितने की, 500 की। तो यहाँ आ गया 500। अब तुम खुद सोचो, ये अमाउंट कम है, ये अमाउंट ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कह देगा क्या, कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आईओसी और सैलरी तो देने ही देने हैं भाई, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। या चार्ज शब्द दे रखा है, क्या दे रखा है, चार्ज, कि आईओसी और सैलरी को चार्ज किया जाएगा। तो उस केस में याद रखना, 1400 में 500 जोड़े 900, 900 कह रहा हूं 1900, 1900 में से 1000 गए, 900 में से 100 गए 800, 800 में से 60 गए 740। ये आपके सामने आ गया डिविजिबल लॉस 740 का, राइट। तो ऐसे में लॉस आता है, लेकिन अगर वो चार्ज वर्ड नहीं है, ये आपके सामने कहा ही नहीं था, क्या नहीं कहा था, कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आईओसी और सैलरी को देना ही देना है, उस केस में ये केस बन जाएगा कि इफ such available profit is less than the amount of appropriation, so such available profit is distributed in the ratios of appropriation। तो उस केस में कैसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। आपके सामने अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 1000 प्लस 160, 1160। एप्रोप्रिएटेड रेशियो कैलकुलेट करोगे एक्स और वाई के, आईओसी सैलरी 800, ठीक है जी, वाई का आईओसी 600 है, सैलरी एक्स की है ही नहीं, वाई की है 500, तो ये तो आ गया 800, ये आ गया 1100। तो एप्रोप्रिएटेड रेशियो आ गए 8 और 11, राइट। अब जो आप ये अकाउंट मेंटेन करोगे, P&L ऐप अकाउंट बना रहे हो, यहां तो आ गया P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट, यहां आ गया आईओडी 160, यहां आएगा डिविजिबल प्रॉफिट 1160। इस डिविजिबल प्रॉफिट को एक्स और वाई में इस रेशियो में बांट देना, 8 और 11 के। तो इसे 19 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना 8 से, एक्स का शेयर आ जाएगा, 19 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना 11 से, वाई का शेयर आ जाएगा। इस टॉपिक को नाम दिया जाता है क्या, तो मैंने आपको अब ये भी ज्ञान दिया। यहां तक की बात क्लियर हो गई, और छोटा कर दूं, छोटा ही सही है यार, ठीक है जी। इन सब बातों को जरूर अपने ब्रेन के अंदर बिठा के चलना। अब कुछ जर्नल एंट्रीज पे चलते हैं। जर्नल एंट्रीज का भी क्या ट्रीटमेंट होता है, मेरी बातों को बड़ी समझदारी के साथ देखना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सबसे स्टार्टिंग में आप प्रॉफिट लिखते हो, तो उस प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या होगी, P&L ऐप का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी रिकॉर्ड किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में भी रिकॉर्ड किया जाता है, तो मैंने डायरेक्ट एंट्री लिखी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोन आ रहा है, ठीक है जी। आईओसी की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डायरेक्ट एंट्री है, याद रखना। आप भी ऐसे ही पास करना, लेकिन नीचे नरेशन जरूर पास करना, बीइंग आईओसी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सैलरी की एंट्री क्या होगी, सैलरी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीचे नरेशन जरूर पास करना, बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कमीशन की भी यही एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो सीधी सी बात है, सभी एंट्रीज में आप देख सकते हो P&L ऐप टू पार्टनर्स कैपिटल, P&L ऐप टू पार्टनर्स कैपिटल, P&L ऐप टू पार्टनर्स कैपिटल, ये सारी की सारी कॉमन एंट्रीज हैं, लेकिन इनकी नरेशन ही बताएगी क्या, कि ये अमाउंट किस चीज का है, एक्स है, वाई है, जेड है। आपने तीनों के तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट तो कर दिया, लेकिन ये अमाउंट सैलरी का है, कमीशन का है, या आईओसी का है, राइट। तो ये कौन बताता है, नरेशन। तो जनरल एंट्रीज को डायरेक्ट ऐसे ही पास करना। आगे चलते हैं, क्या डिविजिबल प्रॉफिट को भी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल का नाम हमेशा तभी आता है कि जब मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हो, लेकिन अगर मेथड पार्टनर्स करंट अकाउंट है तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल ना आते हुए टू पार्टनर्स करंट की वैल्यू आ जाएगी, राइट। जनरल एंट्री पास करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, तो उस और आईओडी को पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट किया जाता है। तो मैंने एंट्री क्या पास की है यहाँ पे, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आईओडी, क्योंकि ये आईओडी को पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करते हैं। सिमिलरली डिविजिबल लॉस की एंट्री क्या होगी, डिविजिबल लॉसेस को पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट किया जाता है। तो उसकी एंट्री क्या पास करोगे, ये मैंने गलती से दोबारा आईओडी ही लिखा गया है, ये चीज गलत है। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिविजिबल लॉसेस, राइट। यहां तक की बात क्लियर हो गई। या आप ये भी एंट्री पास कर सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन नैरेशन जरूर पास कर देना भाई, क्योंकि नैरेशन ही तो बताती है ये एंट्री किस चीज की है। यहाँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, क्यों हो रहा है, क्योंकि डिविजिबल लॉस के रीजन से। अगला टॉपिक आता है हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बारे में ऑलरेडी समझा चुका हूं, ओपनिंग कैप इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड। अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो ये भी बता चुका हूं। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के बेसिस पे क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल विड्रॉल ऐड कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देते हैं, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होगा तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को जोड़ देना, आईओटी को जोड़ देना, शेयर ऑफ लॉस जोड़ देना, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देना, पार्टनर सैलरी को माइनस कर देना और शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस कर देना, राइट। Note, if additional capital contributed or withdrawal by partner, so in this case IOC also calculate on this amount. इतना भी याद रखना, अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है या कोई कैपिटल विड्रॉ की गई है तो उस केस में आईओसी को उन अमाउंट पे भी कैलकुलेट किया जाता है, राइट। पार्टनर सैलरी का सीधा सीधा फड्डा है, क्वेश्चन में मंथली गिवन है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, क्वार्टरली है तो 4 से, हाफ ईयरली है तो 2 से। कमीशन को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है बता ही चुका हूं, ये नेट प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट भी कमीशन को चार्ज करने से पहले का या प्रॉफिट कमीशन को चार्ज करने के बाद का। ये जो भी मैंने आपके सामने बातें बोल रहा हूं ये तो मैं वीडियो बना रहा हूं एक तरीके से वन शॉट के थ्रू या वन शॉट के जैसा ही बना रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें सारी वर्बली बातें आपको चैप्टर रिवाइज करा रहा हूं। इन सभी टॉपिक से रिलेवेंट मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई है, मेरी उन वीडियोस को देख लेना। उन वीडियोस को देखने से डैम श्योर आपका क्या होगा, उन टॉपिक की तैयारी बहुत बढ़िया वाली हो जाएगी, राइट। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक डाल दूंगा, याद रखना। डिटर्मिनेशन ऑफ कमीशन पेबल टू अ पार्टनर बाय अप्लाइंग टू मेथड, दो मेथड होते हैं। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, उस केस में क्या फॉर्मूला होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी कि जो आपके सामने नेट प्रॉफिट आएगा, यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड के सम में से डेबिट साइड आईओसी सैलरीज वगैरह को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो उसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन, मान लो क्वेश्चन में 10% है तो यानी 10/100। सेकंड, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या कहता है, नेट प्रॉफिट कमीशन से पहले का फिर से वही। P&L ऐप में जो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखते हो उस वो प्रॉफिट जोड़ देना प्लस आईओडी माइनस आईओसी और सैलरीज, जो अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। अगर 5% है तो 5/105 और क्वेश्चन में 10% है तो 10/110। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होगा याद रखना आईओडी के बारे में। आईओडी फर्म के लिए गेन होती है, पार्टनर के लिए लॉस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को तब तक चार्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो आईओडी कैलकुलेट नहीं करोगे। आईओडी डिपेंड करता है विड्रॉल की डेट पे, किस दिन पैसा विड्रॉ किया गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और आईओडी को कैलकुलेट किया जाता है अलग अलग केसेस में, और सभी केसेस में ये मान के चलना कि बुक क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर को। पहला केस क्या कहते हैं कि अगर एक पर्सन के द्वारा, एक पार्टनर के द्वारा एक साल में हर महीने पैसा विड्रॉ किया गया है, तो अगर बिगिनिंग में कोई पैसा निकालता है तो टाइम पीरियड लोगे 6.5/12, मिड में निकालता है तो टाइम पीरियड लोगे 6/12, एंड में निकालता है तो टाइम पीरियड लोगे भाई 5.5/12। इन सब बातों को जरूर याद रखना है। ये ब्लैक कलर से करते हैं, ठीक है। आईओडी को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला हो गया,
ईडी इंटू आरओआई इंटू 6.5/12 बिगनिंग, मिड में 6/12, एंड में 5/12। टीडी कैसे आएगा? मंथली इंटू जो अमाउंट विड्रॉ किया गया उसकी 12 से मल्टीप्लाई कर देना, अमाउंट आ जाएगा, राइट। सेकंड केस है कि जब एक ईयर में एवरी क्वार्टर कोई पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, तो बिगिनिंग में टाइम पीरियड लोगे 7.5/12, मिड में 6/12, एंड में 4.5/12। यहां पे टोटल ड्राइंग्स कैसे आएगा? मंथली विड्रॉल इंटू 4। इन सब बातों को तुम्हें याद रखना है। मैं तुम्हारी याददाश्त के लिए सारी की सारी बातें रिकॉल करा रहा हूं। केस थर्ड में आ जाओ। जब कोई फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जाता है 6 महीनों में एवरी मंथ, राइट, तो उस केस में आईओडी कैसे कैलकुलेट करोगे? ये 4.5 नहीं, 4.5 नहीं है, ये 4.5 नहीं होगा, ये तो 3.5 होना चाहिए। यहाँ तो 3.5 लेते हैं बच्चों, राइट। तो ये 4.5 गलत लिखा हुआ है। तो आईओडी को कैलकुलेट किया जाएगा 6 मंथ के केसेस में, बिगिनिंग में 3.5/12, मिड में 3/12, एंड में 2.5/12। इन सब बातों को जरूर याद रखना। आगे चलते हैं। यहां टोटल ड्राइंग्स कैसे आएगा? मंथली विड्रॉल इंटू 6, जो भी अमाउंट गिवन होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देना 6 से। यहां तक की बात क्लियर है? अब इतना याद रखना, यहां जो आप आईओडी कैलकुलेट कर रहे हो वो 6 मंथ के लिए कर रहे हो। आपके सामने क्वेश्चन 6 मंथ वाला ही है, लेकिन आईओडी आपको कैलकुलेट करना है पूरे के पूरे 12 महीनों के लिए। मेरी बातों को बड़ी समझदारी के साथ सुनना। यहां पे आपने आईओडी को भी 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करा और 6 मंथ तक ही पैसा विड्रॉ किया गया है, राइट। अब आपके सामने क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि आपको आईओडी को कैलकुलेट करना है 12 महीनों के लिए, पैसा तो विड्रॉ किया गया है सिर्फ 6 महीने ही, लेकिन आईओडी को कैलकुलेट करना है ईयरली, ईयर के एंड तक, यानी 31 मार्च तक के लिए। उस केस में यहां टाइम पीरियड ये मत ले लेना 3.5/12, इसे साफ साफ लिख देता हूं, 3.5/12, 3/12, 2.5/12 मत ले लेना। उस केस में टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्या? मैंने लिखा होगा आगे, देखो, एवरेज ड्यू डेट नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, यहीं पे ही बता देता हूं। उस केस में एवरेज ड्यू डेट को निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। जो पैसा सबसे पहले विड्रॉ किया गया है उसके बाद का जो समय बच गया, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो उसके बाद जो पैसा, जो आखिर में जो अमाउंट विड्रॉ किया है उसके बाद जो पैसा बच गया, उसके बाद जो टाइम बच गया, राइट, उन दोनों टाइम का समेशन अपॉन 2। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। ये केस लेते हैं मिडिल वाला, ठीक है। 6 मंथ में एवरी मंथ कोई पैसा विड्रॉ किया गया है, एवरी मंथ पैसा विड्रॉ किया, लेकिन ईयर के मंथ के बीच में आईओडी कैलकुलेट करना है पूरे के पूरे 12 महीनों के लिए। तो खुद सोचो, सबसे पहले जो पैसा विड्रॉ किया होगा वो 15 अप्रैल को निकाला होगा। 15 अप्रैल को निकालने का मतलब क्या है कि 15 डे ऑफ अप्रैल हटाओ, टाइम कितना रहेगा पूरा कंप्लीट? 11:30 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिर में जो पैसा विड्रॉ किया होगा वो कब किया होगा? सितंबर के बीच में, मिड में, यानी 15 सितंबर, अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की 15 तारीख को। तो 15 तारीख के बाद में जो सितंबर के 15 दिन बच गए प्लस आने वाले 6 मंथ, तो यहाँ टाइम कितना आ गया? 6.5 अपॉन 12। तो ये कितना आ गया? 0.5 को यहाँ जोड़ो, 12 और 6 18, 18 अपॉन 2 9, राइट। तो आ गया 9। तो यहाँ पे 9/12 लिया जाएगा, याद रखना। तो मैं जानबूझ के ऐसी ऐसी आपको चीजें बता रहा हूं, इंटेंशनली इन सब बातों को ब्रेन में बिठा के चलना। यहां पे ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए कह रहा हूं। अब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, जब जी में आया पैसा निकाल लिया। तो भाई इस केस में 2 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड तो खैर क्या कहता है, जिस दिन पैसा निकाला गया, मान लो जून के दिन पैसा निकाला गया, तो जो अमाउंट निकाला गया इंटू 10/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीधी सी बात है। कोई पैसा निकाला गया सितंबर को, तो यानी कि अमाउंट इंटू 7/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। कोई पैसा निकाला गया नवंबर को, तो सीधी सी बात है, अमाउंट इंटू नवंबर का मतलब 1 नवंबर इंटू 5/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर यही मेथड प्रोडक्ट का मेथड होगा, प्रोडक्ट के मेथड में कैसे कैसे करोगे?
आप एक छोटा सा ये टेबल बना लेना, जून सितंबर नवंबर जनवरी को कोई पैसा निकाला गया तो अगर 1 जून को पैसा निकाला गया तो 1 जून से लेकर 31 मार्च का टाइम हो गया 10 मंथ्स। 1 सितंबर को कोई पैसा निकाला गया तो 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च के 7 मंथ्स। नवंबर को कोई पैसा निकाला जाता है तो नवंबर के 5 महीने, नवंबर से मार्च। जनवरी में कोई पैसा निकाला जाता है तो जनवरी से मार्च 3 महीने। अमाउंट इंटू 10, अमाउंट इंटू 7, अमाउंट इंटू 5, अमाउंट इंटू 3, जो अमाउंट आएगा उसका सम कर देना। सो आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग, जो इसका समेशन आएगा, तो जो समेशन आएगा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12, right? If the date of withdrawal is not given in the question, so IOD is calculated for the 6 month, लेकिन 6 मंथ तभी करेंगे जब ईयर की स्टार्टिंग 1 अप्रैल, लेकिन अगर 1 अप्रैल को नहीं हो रही, किसी दूसरी डेट पे हो रही है, तो जिस डेट को भी ईयर की वहां बिजनेस की स्टार्टिंग है, मान लो 1 जून से ही है, तो 1 जून से लेकर 31 मार्च के महीने हो गए 9, तो 9/12 यानी कि 4.5 महीनों के लिए IOD को कैलकुलेट किया जाएगा, राइट? अब 2 टॉपिक रहते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी के टॉपिक को भी समझा दूं। कितना टाइम हो गया? 40 मिनट हो गए। चलो कोई बात नहीं, मुश्किल से 10 मिनट में सारा का सारा खेल पूरा है। मेरी बातें सुनना बड़ी ध्यान से। जब भी पास्ट एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करोगे, याद रखना पास्ट एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है। इस एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या है? पार्टनर्स करंट कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। कोई एक पार्टनर डेबिट होगा तो बाकी 2 क्रेडिट, या 1 डेबिट और 1 क्रेडिट, या 2 डेबिट और 1 क्रेडिट, जो भी हो जाएगा, आपको ये एंट्री पास करनी है। इस एंट्री को पास करने के लिए आपको ये टेबल बनानी बहुत जरूरी है, याद रखना। इस टेबल में सबसे पहले आता है प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, और दूसरा याद रखना इस टेबल में वो ही ट्रांजैक्शंस आती हैं जिन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त मिस्टेक हुई है। क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ही क्या है कि भैया करंट ईयर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त, सॉरी, हाँ ठीक है ना, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि बीते हुए समय में हमने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी थी, उन ट्रांजैक्शंस को हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया, तो अब जाके हमें करंट ईयर में उसे सुधारना है। तो उन सभी गलतियों को सुधारने के लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जिस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए ये टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पर्टिकुलर ए बी सी, मान लो एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं, तो पर्टिकुलर ए बी सी, लास्ट वाला कॉलम बन गया फर्म का। फर्म का मतलब होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट से करते हो, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा हूं, बाय P&L नेट प्रॉफिट से करते हो, तो वो ही प्रॉफिट यहां सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। याद रखना प्रॉफिट फर्म में क्रेडिट होगा, क्योंकि P&L ऐप में क्रेडिट होता है, तो यहां पे क्रेडिट कर देना, तो पार्टनर्स में डेबिट कर देना। सीधी सी बात है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब पार्टनरशिप हम आईओसी सैलरी कमीशन को रिकॉर्ड करना भूल गई, तो फर्म में आईओसी डेबिट होते हैं, सैलरी डेबिट होती है, कमीशन डेबिट होता है, तो फर्म में डेबिट तो पार्टनर्स में क्रेडिट, राइट। आईओटी फर्म में क्रेडिट होगा तो पार्टनर्स में डेबिट। उसके बाद आपने इस फर्म का जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करते हो डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस, तो ऐसे इसका बैलेंस कैलकुलेट करोगे। इस साइड का भी समेशन करा, इस साइड का भी समेशन करा, इस साइड का भी समेशन करा, मान लो आंसर आया डिविजिबल प्रॉफिट, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। डिविजिबल प्रॉफिट फर्म में डेबिट तो पार्टनर्स में क्रेडिट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, डेबिट साइड का जो भी अमाउंट आएगा, जो भी समेशन आएगा, उसे यहां लिख देना। क्रेडिट साइड का जो समेशन आएगा यहां लिख देना, राइट। इस डेबिट साइड के समेशन को यहां लिख दिया, क्रेडिट साइड के समेशन को यहां, बी की डेबिट साइड के समेशन को यहां, क्रेडिट साइड के समेशन को यहां, सी की डेबिट साइड के समेशन को यहां, क्रेडिट साइड के समेशन को यहां। मान लो इसका समेशन आया 6, यहां आया है 10, यहां आया है कितना 14, और यहां आया है 10, यहां आया है 6 और यहां आया है 6। तो इन दोनों का डिफरेंस, यहां 6 है यहां 10 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 4 है। 4 वाली फिगर को बड़े वाली फिगर, यानी कि 6 और 10 में बड़ा 10 है, इस 10 के नीचे लिख देना 4। 14 और 10 डिफरेंस आया 4, तो 4 को इस बड़े वाली फिगर के नीचे लिख देना 4। यहां 6 और 6 आ रहा है तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बी का अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो एंट्री क्या पास करोगे? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट 4। इन सब बातों को जरूर याद रखना। और मैं बार बार कह रहा हूं, पास्ट एडजस्टमेंट का अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर अगर 4 मार्क्स में आएगा तो ऐसा ही आता है, जहां ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगी तो पहले ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट कर लेना। ओपनिंग कैपिटल को भी कैलकुलेट करते वक्त उन्हीं ट्रांजेक्शंस को एक कंसीडर करना जिन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने में मिस्टेक हुई है। तो यानी कि
ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड कर देना, शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस कर देना, लॉस दे रखा होगा तो ड्राइंग्स और शेयर ऑफ लॉसेस को ऐड कर देना। तो मैं बार बार आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं, इसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना चाहते हो तो इसकी भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियोस बनाई हुई हैं, इसी वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर देख लेना और सारा का सारा खेल जो समझोगे यू, राइट। तो पास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट तो भाइयों ऐसे ऐसे किया जाता है, इन सब बातों को जरूर याद रखना। कोई कॉम्प्लिकेशंस आती भी हैं तो वही आएगी, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होगा। और एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है कि आईओसी को कैलकुलेट करना था 6% के रेट से, गलती से 7% के रेट से कर दिया या 8% के रेट से कर दिया, या आईओसी को कैलकुलेट करना था 10% से, गलती से हमने कम कर दिया। तो वो ऐसा होता है ना कि राम मोहन श्याम 3 पार्टनर है, गलती से 6% की जगह 9% कर दिया, या फिर 12% की जगह 9% कर दिया। तो इस टाइप के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, उसे जरूर देख लेना। अगर यहाँ सारी की सारी चीजें कराने लग जाऊंगा तो वीडियो का साइज बहुत लेंदी हो जाएगा। यहां तो मैं आपको सारी की सारी चीजें रिकॉल करा रहा हूं। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट आता है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के ट्रीटमेंट में सीधा सही होता है कि पार्टनरशिप हम किसी एक सिंगल पार्टनर को गारंटी देती है कि भैया कि हम आपको कम से कम प्रॉफिट जरूर देंगे। अब ये गारंटी या तो पूरी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा दी जाती है या फिर किसी एक सिंगल पार्टनर के द्वारा दी जाती है, राइट। जो भी पार्टनर गारंटी देगा वो ही अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से उतना अमाउंट, उतना डेफिसिट अमाउंट को डिडक्ट कर देगा। जैसे कि मान लो एक्स और वाई है, एक्स का शेयर आ रहा है 40,000, वाई का शेयर आ रहा है 60,000, जेड का शेयर आ रहा है 80,000। ये शेयर आ रहे हैं। वाई को गारंटी दी गई थी कि भैया वाई भाई साहब हम आपको कम से कम 75,000 रुपीज जरूर देंगे। तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 15,000 की। भाई वाई का तो शेयर आ रहा है 60,000, लेकिन उसे प्रॉमिस किया गया कि कम से कम 75,000 जरूर दिया जाएगा। तो उस केस में जो 15,000 की कमी आएगी, उस 15,000 की कमी को कैसे कैसे पूरा किया जाएगा। तो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया जाएगा कि डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा। अगर एक्स बियर करेगा तो एक्स में से 15,000 माइनस कर दिया जाएगा, यहां आएगा 25,000, यहां 15,000 ऐड कर दिया जाएगा, तो यहां आ गया 75,000। ये तो एज इट इज आ गए 80,000। अगर डेफिशिएंसी कह रहे हैं कि एक्स और जेड दोनों देंगे तो ये दोनों के दोनों हमेशा अपने एग्रीड रेशो में देंगे। मान लो एक्स वाई जेड के रेशो हैं 3:2, कितना 3:2:1। वाई को गारंटी दी गई है तो एक्स और जेड के एग्रीड रेशो कितने हो गए 3:1। तो एक्स कितनी गारंटी देगा 3/4 इंटू डेफिशिएंसी आ रही है 15,000 की, जेड कितनी देगा 1/4 इंटू 15,000। तो जो भी अमाउंट आ जाएगा उसके बेसिस पे गारंटी दी जाएगी। जो इनका अमाउंट आएगा वो एक्स में से माइनस कर देना, जो इनका अमाउंट आएगा वो जेड में से माइनस कर देना, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। और वाई में इसके अमाउंट और इसके अमाउंट दोनों को जोड़ देना, दोनों का समेशन 15,000 ही आएगा। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को किया जाता है। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में भी यही होता है कि आपको मेन किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है। आपको डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है, तो डेफिशिएंसी को भी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस केस में आप सबसे पहले तो पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना, जो मैंने ये 40, 60, 80 निकाल के दिखाए हैं। तो शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इनटू डिविजिबल प्रॉफिट। तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसकी सभी पार्टनर के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देना। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उसको कंपेयर किया जाएगा मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट से। मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट से कंपैरिजन करने के बाद, जैसे मैंने अभी करा था ना कि वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 60,000 और मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट मैंने ले लिया 75,000। तो 75,000 से कंपैरिजन करने के बाद आंसर आया 15,000। तो ये 15,000 कहलाता है क्या, डेफिशिएंसी, राइट। तो मैंने यही सब बातें ये लिखी हुई हैं। ये भी मैंने वही सब बातें लिखी हैं कि भाई गारंटी अगर कोई भी सिंगल पार्टनर पे करता है तो सिर्फ उस सिंगल पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से उसे माइनस कर दिया जाएगा, और गारंटेड प्रॉफिट जो गारंटेड पार्टनर है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। इतना जरूर याद रखना। नोट, व्हेन गारंटेड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द मिनिमम गारंटेड अमाउंट। तो सीधी सी बात है, जो गारंटेड पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से ही ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में कोई डेफिशिएंसी अराइज ही नहीं होगी, कोई भी कमी नहीं आएगी। तो ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन गारंटेड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द मिनिमम गारंटेड अमाउंट, तो देयर इज नो नीड फॉर एनी एडजस्टमेंट। तो किसी भी एडजस्टमेंट के लिए कोई जरूरत नहीं है, राइट।
अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं कि गारंटी ऑफ पार्टनर या गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले केसेस में भी याद रखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मुश्किल बन सकते हैं वो वही बन सकते हैं जिस एक क्वेश्चन में पास्ट एडजस्टमेंट भी होगा और गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी केसेस होगा। तो वो भी क्वेश्चन मैंने अपने ऑलरेडी चैनल पे समझाया हुआ है, इसी में ही उसका लिंक होगा, जरूर देख लेना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। और उसके साथ साथ मैंने गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले टॉपिक में वो भी क्वेश्चन कराए हुए हैं जहां पे आईओसी इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड होता है। आपको कुछ बातें याद आ रही होंगी मेरे इन सभी बातों के बोलने से, कि कहा जाता है कि एक पार्टनर गारंटेड पार्टनर है, उसको गारंटी दी जा रही है इतना इतना मिनिमम प्रॉफिट पे करने के लिए, लेकिन वो कब दी जाएगी, जब उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में उसी का आईओसी को इंक्लूड कर देंगे और सैलरी को एक्सक्लूड कर देंगे, राइट। तो मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि जितनी भी मेन बातें हैं चैप्टर्स की, जो मेन बातें तो खैर मैंने आपको यहां पे रिकॉल कराई दी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूरे के पूरे चैप्टर में धाकड़ से लेकर धाकड़ है, उन सभी धाकड़ क्वेश्चंस की मैं ऑलरेडी वीडियोस YouTube पे अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से लिंक पे जाना और उसे वहां जाके उस वीडियो को देख लेना। जिस टॉपिक को भी आप सीखना चाहते हो उसके मैंने बिंदास से बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रखे हैं। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपकी टीएस ग्रेवाल बुक हो या डीके गोयल बुक हो, इन दोनों के दोनों बुक के सबसे मुश्किल से लेकर मुश्किल क्वेश्चन मैंने हर चैप्टर की वीडियो में कराए हुए हैं, तो मेरे उन सभी वीडियोस को जरूर देख लेना। अब मिलता हूं आपके सामने बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। और आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि यार जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करना, राइट। बाय बाय।